संगवारी हूँ। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 15 जनवरी है। 14 के मैं उपस्थित नहीं हो पाए रहे, स्वास्थ्य के थोड़े से समस्या चलत है। अब आज प्रस्तुत हुए हो तो मैं दोनों दिन के न्यूज ला कवर कर देता हूँ। बहुत ज्यादा समाचार 14 के नहीं रहीस, तब खैर कोई बहुत बड़े बात भी नहीं होगी, लेकिन जितना जरूरी है सब आप मन करा 14 और 15 मिला करके सीधा हिंदी में पेश करत हूँ। हिंदी में आता हूँ, शुरू होता हूँ। पहला समाचार, छत्तीसगढ़ के नाम एक उपलब्धि दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ ने राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के जो मौलिक अधिकार है उस संदर्भ में एक पहल की है। पहल ये कि इसकी रकम, जो भी आरटीई की जो रकम होती है वो सीधे स्कूलों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है ऑनलाइन माध्यम से। राज्य ऐसा आमतौर पर करते नहीं है, छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और उसने थोड़ी मोड़ी नहीं, लगभग 101 करोड़ रुपए की राशि सीधे निजी स्कूलों के अकाउंट में सबमिट की है, भेजी है। आप सब जानते ही हैं 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 का क याद हो गया होगा। तो इसके तहत जो राशि ट्रांसफर करने का प्रावधान होता है उसमें छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बन गया जिसने सीधे सीधे राशि ट्रांसफर कर दी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे जैव विविधता पार्क की। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में एटलीस्ट एक जैव विविधता पार्क बने, इसके लिए मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। वन विभाग इस पर प्रस्ताव तैयार कर ही रहा था और इस पर अभी एक सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली है। शुरुआत में इस योजना का काम जो है वो चालू भी किया जा रहा है। 20 वन मंडल के लगभग 24 जगहों पर ये पार्क बनेंगे, जैव विविधता पार्क के रूप में जो जाने जाएंगे। उद्देश्य बहुत साफ है। छत्तीसगढ़ के जो विशेष पौधे हैं, विशेष प्रजाति के पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, उनको संरक्षण करना, बचाना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनाना और जानकार भी। जागरूक होंगे तो जानकार हो ही जाएंगे। फिर हम बात करेंगे मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक की। अगेन ये लगातार चर्चा में बना हुआ है तो आप इस पर नजर बनाए रखें। मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक जिला कोरबा में पड़ता है। लेमरू जो एलिफेंट रिजर्व बन रहा है ना, बिल्कुल उसके बगल में लगा हुआ है। इस बात को लेकर क्या विवाद है वो मैं पहले भी समझाया हूं, एक बार दोबारा से थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हो ये रहा है कि मदनपुर साउथ कोल ब्लॉक को केंद्रीय कोल विभाग ने यानी केंद्रीय कोयला उत्खनन विभाग के द्वारा आवंटित कर दिया गया है। किसे? तो आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। अब आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहां से खुदाई का काम करेगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो एरिया है वो आता है 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के बीच। अब इसका क्या मतलब है? इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग रहते हैं, निवासरत लोग हैं, वो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को भी बिलोंग करते हैं। और दूसरा, ऐसे में जो ग्राम सभा वहां की बनती है वो अनुसूचित ग्राम सभा होती है। ऐसी जगहों पर जब भी कोई खनन उत्खनन ऐसी कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले ग्राम सभा की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ ऐसा नहीं किया जा रहा है। यहाँ कोल उत्खनन की धारा 1957 का प्रयोग करके सीधे उत्खनन शुरू कर लिया जा रहा है। तो भाई यहां पर आ रही है दिक्कत। दो धाराएं आपस में टकरा रही हैं जो प्रॉपर संविधान में ही वर्णन की गई हैं। तो उम्मीद करते हैं इसका कोई हल निकले और जल्द से जल्द सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाए। फिर बात करेंगे चिरंगा। चिरंगा जिला सरगुजा में मौजूद है, बतौली विकासखंड के भीतर पड़ता है। यहाँ एल्यूमिनियम पार्क प्रस्तावित है। अगर ये निर्मित हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ का दूसरा एल्यूमिनियम पार्क होगा। पहला आप सबको पता ही है कि कहां है, बालको में स्थापित है। इसको बनाए जाने को लेकर के भी वहां की जो ग्राम सभा है और ग्राम पंचायतें हैं आसपास की, वो विरोध कर रही हैं क्योंकि इससे पर्यावरण को क्षति होगी और आसपास का जो माहौल है वो प्रदूषित हो जाएगा। इस बात को लेकर वहां के लोग चिंतित हैं। बहरहाल विरोध तो होता रहता है। उद्योग जो करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं एट लास्ट। तो देखें क्या होता है, लेकिन आप चिरंगा को जरूर याद रखें, यहां दूसरा एल्यूमिनियम पार्क निर्मित हो रहा है। फिर हम बात करेंगे अगले न्यूज पर, बमलेश्वरी माता मंदिर। बमलेश्वरी माता मंदिर जिला राजनांदगांव और डोंगरगढ़ नाम की जगह पे पड़ता है। डोंगरगढ़ जो कि एक पुरानी छत्तीसगढ़ की बड़ी फेमस जगह है, कामावतीपुर कहा जाता था, जहां एक पहाड़ी पर स्थित देवी मंदिर है। जिस देवी मंदिर का नाम मां बमलेश्वरी माता मंदिर है और अगर उस रूप को और देखा जाए तो दो अन्य नामों से वो जानी जाती है। मां पीतांबरा मंदिर भी पूछ सकता है आपसे, या बगुलामुखी माता मंदिर के नाम से भी पूछ सकता है।
पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर ऊपर चढ़ाई के लिए रोपवे की सुविधा भी है, यानी रज्जू मार्ग, वो ट्रॉली है जो ऊपर आपको लेकर के जाती है। सीढ़ियां भी हैं लेकिन ट्रॉली का भी आनंद आप ले सकते हैं। बहरहाल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसे केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना में शामिल किया है, यानी कि ऐसे जो स्थान है, जो स्पिरिचुअल जगह है, उनका उन्नयन करने की केंद्र सरकार की इस योजना में ये शामिल हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा कामसेन ने करवाया था बहुत पहले, जब उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था, उस दौरान ये सब कुछ हुआ था, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल इस योजना में 43 करोड़ रुपए की राशि लगा करके उन्नयन किया जा रहा है। नीचे मंदिर के परिसर के पास एक बड़ा सा श्री यंत्र भी स्थापित किया जा रहा है, जहां और तरह तरह की तमाम सुविधाएं पर्यटकों को मिल सकेंगी। ये लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और सुनने में तो यह भी आया है कि डोंगरगढ़ मंदिर से 35 किलोमीटर दूर के मार्ग तक पूरे रास्ते का उन्नयन किया जाएगा और इसे बेहतर बनाया जाएगा। तो देखें भाई, हमारे प्रदेश को लाभ हो, अच्छी बात होगी। फिर हम बात करेंगे पखांजूर मेला की। तो पखांजूर मेला जिला कांकेर का एक बड़ा महत्वपूर्ण मेला था। कांकेर का इसे सबसे बड़ा मेला भी कह दिया जाता है। अब होता यह है कि मकर संक्रांति के समय लगता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया और ये बड़ी वियर्ड सी बात है। चुनाव की रैली रद्द नहीं होती है, ऐसे मेले रद्द हो जा रहे हैं, जो खैर शासन का अपना फैसला है, हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस याद कर सकते हैं कि पखांजूर मेला कहाँ लगता था और कब से लग रहा है। कब से लग रहा है ये जानने के लिए हमें 1964 में जाना पड़ेगा। और कौन लगाता है? नारायण सेवा आश्रम 1964 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन करते आई है। देखिए, पिछले बार कांकेर मेला रद्द हुआ, उसके बाद अब पखांजूर का मेला भी रद्द हो गया। कांकेर वाले काफी दुखी हैं। खैर, फिर बात करते हैं बालोद की। दैट्स वेरी सीरियस। बालोद जो है, यहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बर्ड फ्लू पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। अब बालोद ऐसा पहला जिला बन गया छत्तीसगढ़ का इस वर्ष 2021 में जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, यानी कि अब बाकी जिले भी संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। खुद को सावधान रखें और सुरक्षित रहिए, मैं तो यही चाहूंगा। खैर, अपनी खुद की तबीयत खराब चल रही है, क्या कर सकते हैं। फिर बात करेंगे दो पैडिल सुपोषण बर। यार, ये एक अभियान है, बस्तर जिला इसको संचालित कर रहा है और स्वयं सेवक हो गए या जो और ऐसे लोग होते हैं, समाज सेवी लोग, इन सब के माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य जैसा कि नाम है वैसा ही है, 2 पैडल मारना है साइकिल का और कहां तक जाना है? सुपोषण की राह पे चलना है। इसमें राज्य के बहुत सारे साइकिलिस्ट, विदेश से जो आ सके वो साइकिलिस्ट, और हमारे भारत के अन्य अलग अलग राज्य के अलग अलग साइकिलिस्ट जो है वो पहुंच करके सुपोषण के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। 10 जनवरी से 17 जनवरी तक इसे संचालित किया जा रहा है, जिसमें बहुत तरह तरह की चीजें आयोजित की जा रही है। लास्ट में बोनफायर करके वो बाहर खुले में बैठ करके खाना वाना खिलाया भी जाएगा, ऐसा भी बात सुनने में आ रहा है। बहरहाल ये जो साइकिलिस्ट इसमें भाग लेंगे उनके लिए सब फ्री होगा। उद्देश्य बहुत साफ है, एक मैसेज सुपोषण को लेकर पूरे बस्तर क्षेत्र में फैलाना। हो सकता है अभियान का नाम पूछ लें, इसलिए याद रखना था आपको। फिर हम बात करेंगे चाइल्ड बजट की। तो ये एक बहुत ऐसा समाचार आ रहा है जो कि उम्मीद भरा हुआ समाचार है। चाइल्ड बजट छत्तीसगढ़ राज्य पेश करने वाली है। इसका मतलब यह है कि इस साल का जो बजट पेश किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, वो बच्चों पर आधारित होगा। बच्चों पर आधारित यानी उनके सभी एस्पेक्ट्स जो होते हैं, टीकाकरण से लेकर के उनके पोषण सुपोषण से लेकर के उनके मृत्यु दर में कमी लाना, स्वास्थ्य आदि सभी चीजों को ध्यान देते हुए अब छत्तीसगढ़ का जो ये है चौथा कॉन्सेप्चुअल बजट होगा। इससे पहले हम जेंडर बजट लेके आ चुके हैं, एक बार यूथ बजट एक बार हम लेके आए थे, एक बार कृषि बजट लेके आए थे। इस बार हम बच्चों पर आधारित चाइल्ड बजट लेकर के आने वाले हैं। वैसे छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य नहीं है जो ऐसा कर रहा है। इससे पहले 4 राज्य चाइल्ड बजट लेके आ चुके हैं। असम तो पिछले साल ही लेकर के आया था। बाकी के जो राज्य हैं वो है केरल, बिहार, कर्नाटक, जहां केरल सबसे पहले लेकर के आया था, बिहार कर्नाटक में चल रहा है, असम पिछले साल लेकर के आया। तो देखें इस योजना के तहत बच्चों को क्या लाभ हो पाता है। बहरहाल इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो यूनिसेफ के SDG योजना पर केंद्रित है। SDG योजना यानी कि बच्चों के समेकित विकास को ध्यान में रख करके चलाई जा रही योजना पर यह आधारित है। फिर हम बात करेंगे बदरगढ़ की। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बदरगढ़। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में से पढ़ा जाता है। आप कोई भी कोचिंग की किताब उठाइए, पन्ने पलटिए, बदरगढ़ ऊंची चोटी के रूप में दिख जाएगा मैकल का। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए मैकल की ऊंची चोटी, बदरगढ़ मिल जाएगा। अब यहां पर दिक्कत यह है कि इसे खोजने का प्रयास किया गया और पता चला कि कवर्धा में बदरगढ़ नाम की जगह ही नहीं, और खुद कवर्धा में कार्यरत रह चुके कलेक्टर, राजस्व विभाग के अलग अलग अधिकारियों, किसी को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। गूगल में लेकिन ये डाटा उपलब्ध है।
कोचिंग वाले ये डाटा छापते आए हैं और स्टूडेंट के रूप में हम लोग आप लोग सब ये रटते भी आए हैं। तो अब इस पर खोजबीन जारी हुई कि आखिर ये बदरगढ़ है तो कहां है। खैर, कुछ जानकारी इस जरिए मुझे और पता चली, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। फॉरेस्ट विभाग पीड़ा घाट को सबसे ऊंची चोटी मानता है कवर्धा की मैकल रेंज में, जो कि 950 मीटर ऊंची है। और वहां के जो अधिकारीगण हैं उनका मानना है कि एक मैदानी भाग है ज्यादातर, और इसमें उतनी ऊंची चोटी हो पाने का सवाल नहीं उठता है। तो पता नहीं ये बदरगढ़ का नाम कैसे आया और कैसे इतना इसको अपना लिया गया। इस पर शोध जारी है और जैसे इसका नतीजा मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। छत्तीसगढ़ की तीसरी ऊंची चोटी मान लिया जाता है इसे, गौरलाटा, नंदीराज और फिर बदरगढ़। तो देखें भाई साहब क्या होता है इसका अंत। बहरहाल ये था आज का समाचार और बीते दिन का भी समाचार। मैं आपसे मिलूंगा कल। उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपसे मेरी मुलाकात जारी रहे। आपकी शुभकामनाओं की मुझे जरूरत है, साथ ही साथ वो लाइक के बटन को दबा दिए तो वो शुभकामनाएं मुझ तक पहुंच भी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे ध्यान से सुनते हैं। मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना।